मोहनलाल जी अपनी पत्नी शील के साथ रोज सुबह सैर करने के लिए जाते थे। शील जी के घुटनों में कुछ दर्द रहता था, इसलिए वे अक्सर बेंच पर बैठ जाया करती थी, जबकि मोहनलाल जी सैर करते करते अपने मित्रों से मिल लेते थे। आज जब वे दोनों सैर पर गए तो उनके एक मित्र बोले, अरे मोहनलाल जी, आप तो बड़े ही किस्मत वाले हो। बेटी की शादी की जिम्मेदारी से तो पहले ही आप निपट चुके थे और अब तो बेटे की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो चुके हो। गुड़गांव में अच्छी नौकरी है बेटे की, और क्या चाहिए। खुद रिटायर हो गए हैं, अब तो बस आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। आप जब बेटे के पास गुड़गांव में जाओ तो भाभी जी के घुटने भी ज़रूर दिखा देना। वहाँ घुटने का एक बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है। घर पहुंचकर प्यारेलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे शील, मैं सोच रहा था कि बेटा बहू की शादी के बाद दोनों तो हमारे साथ कुछ दिन भी नहीं रह पाए। शादी से अगले दिन रिसेप्शन था। रिसेप्शन का दिन भी सारी तैयारियों में ही बीत गया था। रिसेप्शन से अगली सुबह ही वे दोनों गुड़गांव चले गए। 4 दिन भी वे लोग हमारे यहाँ नहीं रहे। अब उन लोगों की तो नौकरी है, वह तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। क्यों ना हम दोनों ही कुछ दिनों के लिए नई बहू के साथ गुड़गांव में समय बिता आएं। शील जी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपने बेटा बहू के पास गुड़गांव जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। मोहनलाल जी की एक बेटी प्रीति और बेटा रोहन है। बेटी प्रीति शादीशुदा है जो दिल्ली में रहती है, जबकि रोहन की हाल ही में रिया के साथ शादी हुई है। रोहन और रिया दोनों गुड़गांव में अलग अलग आईटी फॉर्म में काम करते हैं। शादी के तुरंत बाद ही जब रोहन और रिया गुड़गांव पहुंचे तो उन दोनों ने गुड़गांव में ही एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट कर लिया, जिसमें 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक ड्राइंग रूम कम हॉल भी था। जब उन्होंने वहां शिफ्ट करने की खुशखबरी दी तो शील जी ने अपने बेटे रोहन और बहू से कहा था कि सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित करना और उनकी पूजा करना। अपनी सासू माँ की बात मानते हुए बहू ने ऐसा ही किया था और व्हाट्सएप पर लकड़ी के बने हुए मंदिर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति के साथ साथ राम दरबार की फ़ोटो भी भेजी थी। इस पर शील जी बहुत खुश हुई थी और अपने पति से बोली, देखिए जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है, मेरी हर एक बात मानती है। इस पर मोहनलाल जी ने भी कहा, हाँ शील, अगर माँ बाप के दिए संस्कार अच्छे हों तो बहुएं सास ससुर की बात का मान रखती हैं। बेटा बहू के बड़े घर में शिफ्ट हो करने के बाद अब मोहनलाल जी और शील जी का भी दिल था कि वह उनके साथ कुछ समय बिताकर आएं। इस बारे में जब उन्होंने अपनी बेटी प्रीति से बात की तो वह भी जाने को तैयार हो गई और बोली, माँ, मेरी बेटी विधि का भी बहुत दिल है अपने मामा मामी के पास जाने का, तो क्यों ना उसकी गर्मी की छुट्टियों के समय प्लान बना लिया जाए। विधि दिल्ली में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो मोहनलाल जी ने अपने बेटे रोहन को इस बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। आज शनिवार था और शनिवार के दिन बेटे के ऑफिस से छुट्टी रहने के कारण शाम को वे अपने बेटे से आराम से बात कर सकते थे। मोहनलाल जी ने जैसे ही फ़ोन किया तो रोहन ने फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पर तेज संगीत बजाने की आवाज़ आ रही थी। लोगों के ठहाकों की आवाज़ भी आ रही थी, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। यह सोचकर उन्होंने बोला, बेटा, लगता है कि तुम व्यस्त हो, तो मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। तभी रोहन बोला, हाँ पिताजी, आज मेरे और रिया के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हीं को आज खाने पर बुलाया था, तो वही पार्टी चल रही है, जिसके कारण आपको शोरगुल सुनाई दे रहा होगा। मैं आपको कल फ़ोन करता हूँ। ऐसा कहकर रोहन ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन रविवार को आधा दिन बीत गया, लेकिन रोहन का फ़ोन नहीं आया, तो मोहनलाल जी ने यह सोचकर खुद ही फ़ोन लगा दिया कि सोमवार को तो उन्हें निकलना है, तो आज ही
रोहन को बताना पड़ेगा। लेकिन जब आज फ़ोन लगाया तब भी कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन शोरगुल नहीं था। मोहनलाल जी बोले, बेटा रोहन, मैं और तुम्हारी माँ कल ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्रीति और विधि भी दिल्ली से कल ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। हम लोग विधि की गर्मी की छुट्टियाँ तक वहीं रहेंगे। तभी रोहन बोला, पिताजी, आपने आज फिर से गलत समय फ़ोन कर दिया। आज रिया के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं और आपने इसी समय हमें फ़ोन लगा दिया। मोहनलाल जी बोले, बेटा, आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा। तभी रोहन बोला, पिताजी, क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? मोहनलाल जी को उस समय महसूस हुआ कि शायद वे लोग स्वागत योग्य मेहमानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सभी लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन, तुम्हारे जीजा जी तो नहीं आ रहे। तभी रोहन बोला, पिताजी, फिर तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी? परेशानी किस बात की? हमारा अपना घर है, अपने घर में कैसी परेशानी होगी? पिताजी, परेशानी आपको नहीं, हमें हो जाएगी। मोहनलाल जी यह जवाब सुनकर जड़वत रह गए। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। शील जी भी पास में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। सोचने लगी कि अब वे लोग अपनी बेटी प्रीति को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि उनके बेटे नहीं उन्हें अपने घर आने से ही मना कर दिया है। लेकिन रोहन तो पहले ही ऐसा नहीं था। क्या शादी के बाद हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसे पराया लगने लगता है? शील जी और मोहनलाल जी ने इसी चिंता में रात का खाना भी नहीं खाया कि कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग गुड़गांव नहीं जा रहे। लेकिन इसका क्या कारण बताएंगे? क्या यह बताना सही रहेगा कि उसके भाई ने ही आने से मना कर दिया है? सोच सोच कर वे रात भर करवटें बदलते रहे। बेटे की बातें सुनकर चोट उनके सीधे कलेजे पर लगी थी। सुबह उठे तब भी दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उसी समय उनके बेटे रोहन का फ़ोन आया। कहा, हाथों से मोहनलाल जी ने फ़ोन उठाया तो रोहन बोला, पिताजी, सॉरी, कल मैंने रिया से बात किए बिना ही आपसे कह दिया कि हमें परेशानी होगी। रात को मैंने रिया से बात की। आपकी बहू आप लोगों को बुलाने पर जोर दे रही है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम में कोई बदलाव मत कीजिएगा और जल्दी से आ जाइए। मोहनलाल जी यह बातें सुनकर चुप ही रहे और फ़ोन रख दिया। रोहन ने दोबारा फ़ोन किया, पिताजी, आप लोग आ रहे हैं ना? तभी शील जी ने मोबाइल अपने हाथों में लिया और बोली, हाँ बेटा, हम लोग ज़रूर आएंगे। फ़ोन रखने के बाद शील जी ने प्यारेलाल जी की ओर देखा, जो कि स्तब्ध से बैठे हुए शून्य में निहार रहे थे, और बोले, मैं कहती थी ना कि मेरी बहुत संस्कारी है, वह सब कुछ संभाल लेगी। मोहनलाल जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या थी, लेकिन यह जरूर समझ गए कि बच्चों को दी गई परवरिश में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। लेकिन फिर शील की जिद पर वे गुड़गांव जाने की तैयारी में लग गए और अपनी बेटी प्रीति को फ़ोन करके भी कार्यक्रम निश्चित कर लिया। यह सोचकर खुश थे कि चलो गुड़गांव में रहने के बहाने वे अपनी बेटी के साथ भी कुछ समय बिता लेंगे और विधि के साथ भी थोड़ी खुशियां बांटेंगे। ट्रेन अपने समय से थोड़ी देरी से चली थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में देरी हो गई। वे दोनों गुड़गांव पहुंचने वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे रोहन को फ़ोन किया। बेल जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वे दोनों गाड़ी रुकते ही प्लेटफॉर्म पर उतर गए और लोहे के बेंच पर बैठ गए। मोहनलाल जी गुड़गांव पहली बार आए थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे और वृद्धावस्था तेजी से घेरने लगी थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा नहीं चल पाते थे। मोहनलाल जी शील जी से कहने लगे कि अब क्या किया जाए। रोहन तो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो शील जी बोली, आप बहू को फ़ोन लगाइए, वह फ़ोन ज़रूर उठाएगी। शील जी को अपनी बहू पर बेटे से ज़्यादा विश्वास था। पत्नी के कहने पर मोहनलाल जी ने अपनी बहू को फ़ोन लगाया।
तो रोहन ने ही फ़ोन उठाया। उसके जवाब से लगा कि वह जैसे अभी नींद से जागा हो। उनिंदे स्वर में ही उसने कहा, जी कौन? बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो रोहन थोड़ा चुस्त होते हुए बोला, अच्छा पिताजी आप आ गए? ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। शील जी और मोहनलाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। 15-20 मिनट के बाद रोहन ने फिर से फ़ोन किया और पूछा, पिताजी आप कहाँ पर हैं? मोहनलाल जी ने बताया कि बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में ही इंतज़ार कर रहे हैं। फिर रोहन ने पूछा, किस हॉल में? यह आवाज़ मोहनलाल जी को सुनाई नहीं दी। शायद स्टेशन पर शोरगुल ज़्यादा हो गया था। वह उसके शब्दों को अच्छी तरह से सुन नहीं पाए। उसके बाद फ़ोन कट गया। मोहनलाल जी भी थकावट के कारण सुस्ता गए थे। उन्हें नींद की झपकी आ रही थी। तभी शील जी ने उन्हें जगाते हुए कहा, फिर से कॉल लगाइए ना। वह जैसे ही कॉल लगाने के लिए रोहन उन्हें ढूंढता हुआ वहां पर आ गया। मोहनलाल जी को उसका चेहरा और उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। वह गुस्से में था। उसने सामान उठाया और उन दोनों को लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया। रोहन ने अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद कोई हालचाल या कुछ समाचार नहीं पूछा था। ट्रेन की यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इतनी देर कैसे हो गई, ऐसा कुछ भी उसने नहीं पूछा। कार में केवल सन्नाटा व्याप्त था और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए शील जी ने कहा, सब ठीक तो है ना? बहू तो ठीक है ना? रोहन ने केवल हाँ में ही जवाब दिया। वे दोनों देखकर हैरान थे कि इतना अधिक बातें करने वाला रोहन आखिर हो क्या गया है उसको। तेजी से जाती हुई गाड़ी अचानक डगमगाने लगी और रोहन ने गाड़ी रोक देखा तो टायर पंक्चर हो गया था। गाड़ी ठीक करवाने में कुछ समय लग जाएगा, यह सोचकर रोहन ने एक टैक्सी बुला ली। करीब 10 मिनट के बाद टैक्सी पहुंच गई और सामान सहित मोहनलाल जी और शील जी रोहन की गाड़ी से टैक्सी में स्थानांतरित हो गए, या यूं कहें कि कर दिए गए। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे। ना कोई बातचीत, ना कोई हालचाल के बारे में पूछताछ। उनकी बेटी प्रीति भी दिल्ली से आ रही थी, उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं पूछा। अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर रोहन अपने माता पिता को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा और उनका सामान एक कमरे में रख दिया। बहू सो रही थी, इसलिए चाय पानी पूछने वाला कोई नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी। अभी सो जाइए, ऐसा कहकर रोहन भी अपने कमरे में सोने चला गया। जब अगले दिन सुबह उठे तो उनकी बहू रिया जल्दी से नहाकर सलवार सूट पहनकर अपने सास ससुर के पैर छूने आ गई और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। आज रोहन को नौकरी पर जाने में देर हो गई थी, जिस कारण उसका गुस्सा और बढ़ा हुआ था। करीब 11 बजे रोहन के पास उसकी भांजी विधि का फ़ोन आया और बोली, मामा जी हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ऑटो लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। रोहन ने कहा, मैं लेने आ जाता हूं। तो विधि बोली, नहीं मामा जी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। ठीक है, आ जाओ। ऐसा कहकर रोहन ने फ़ोन रख दिया। करीब 25 मिनट के बाद जब प्रीति अपनी बेटी विधि के साथ अपने भाई के घर पहुंची और जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो रोहन ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। गुस्से भरे स्वर में वह लगभग चिल्ला रहा था, पिताजी आपको कितनी बार मैंने कॉल किया था, कम से कम फ़ोन तो उठाया करो। मैं आधी रात को आपको स्टेशन पर लेने गया और आप हैं कि फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। तभी मोहनलाल जी बोले, बेटा स्टेशन पर शोरगुल बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारे फ़ोन का पता नहीं चला और फिर इस उम्र में सुनाई देना भी कम हो गया है। तभी रोहन की आवाज़ और तेज हो गई। आपको पता भी है ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं कितना थका हुआ होता हूँ। उसके बावजूद मैं आपको स्टेशन पर लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते। दरवाजे पर खड़ी प्रीति और उसकी बेटी विधि ये सब बातें सुनकर हैरान थी। मोहनलाल जी अपना सा मुंह लिए हुए अपने बेटे रोहन की बातें
चुपचाप सुनते जा रहे थे, क्योंकि वह अपनी नई नवेली बहू के सामने अपने और अपने बेटे का तमाशा बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन रोहन ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर माँ बाप और बेटे के रिश्ते की पोल खोलकर जरूर रख दी थी। शील जी ने देखा कि उनकी बहू रिया चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी सारा दृश्य देख रही थी और चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लिए हुए खड़ी थी। शील जी सोचने लगी, अगर बेटा ही माता पिता को सम्मान नहीं देता तो बहू से क्या उम्मीद रखेंगे। उस समय स्थिति को संभालने के लिए अपनी नज़रों में ही अपना आत्मसम्मान और ज़्यादा गिरने से रोकने के लिए उन्होंने स्वयं को नित्य क्रिया में लगा लेना ही उचित समझा और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दिए। सभी को चाय देकर रिया नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। अब तक खाना बनाने वाली मेड भी आ चुकी थी। उसने रोटी बनाई और रिया खाना खाकर चली गई। किचन से नाश्ता लाकर रोहन ने उसे खाना सर्व किया था। शील जी यह सब हैरानी से देख रही थी और सोचने लगी कि जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों तो यह सब काम दोनों को ही करने पड़ते हैं। माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिएगा। मेड को खाना बनाने के लिए रिया ने जरूरी निर्देश दे दिए हैं। ऐसा कहते हुए रोहन भी अपनी नौकरी पर चला गया। रात के 8 बजे रिया घर पर पहुंच गई, जबकि रोहन 9 बजे आता था। रिया जैसे ही अपने ससुर जी को खाना देने लगी तो वह बोले कि रोहन के आने के बाद ही एक साथ खाएंगे। जब रोहन आया और फ्रेश होने के बाद सभी का खाना लगाया गया और सब एक साथ खाना खाने लगे, रोहन ने देखा कि उसकी भांजी विधि जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, तो उसे समझाने लगा कि देखो विधि, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगने चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में विधि बोल उठी, मामा जी, इस शिक्षा की ज़रूरत आपको अधिक है। आपने जिस तरह से सुबह नाना जी के साथ व्यवहार किया वह अच्छा नहीं था। पहले दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद किसी को समझाइए। ऐसा कहकर वह बिना खाना खाए ही उठ गई। अपनी बेटी के ऐसा कहने पर प्रीति ने उसे जोर से डांटा, विधि, बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है। तभी विधि बोली, माँ, पहले बड़ों को बताओ, फिर मुझे बताना कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ऐसा कहकर वह तेजी से कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद से घर का वातावरण तनावग्रस्त हो गया। रोहन के घर में एक ही कमरा ऐसा था जहाँ ऐसा लगा हुआ था इस कमरे में रोहन और उसकी पत्नी रिया सोते थे, लेकिन आज विधि उसी कमरे में जाकर सो गई। मोहनलाल जी ने अपनी बेटी से कहा कि वह विधि के पास जाकर सो जाए। रिया और रोहन को दूसरे कमरे में सोना पड़ा, जिसमें ऐसा एसी नहीं था, और मोहनलाल जी और शील जी लिविंग रूम में ही सो गए। रात के समय रोहन और रिया की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। बात क्या हो रही थी यह तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। अगले दिन सुबह जब मोहनलाल जी और शील जी उठ चुके थे तो रिया ने उन दोनों को चाय बना कर दी। मोहनलाल जी ने देखा कि रिया के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जब वह तैयार होकर खाना खाने बैठी तो मोहनलाल जी ने तनाव को कुछ कम करने के इरादे से उसे कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमने ढंग से खाना खाकर नौकरी के लिए निकल गई। रोहन भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। मोहनलाल ने समझा कि रोहन उसे ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर गया है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में वापस आ गया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। अचानक बोला, देखिए माँ, आप चाहे बुरा माने, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि मेरे घर में इतना शोर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, प्रीति दीदी और विधि का जोर जोर से आपस में बोलना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी बात सुनते ही प्रीति की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, यदि मेरे व्यवहार से आप सभी को तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। विधि थोड़ा जोर से बोलती है, इसलिए उसे डांटते हुए मेरी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है।
यदि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। मोहनलाल जी जो पूजा कर रहे थे, बेटे की यह बातें सुनकर उनसे रहा नहीं गया। पूजा छोड़कर वे बीच में ही उठ गए। वैसे तो उनकी आदत नहीं थी कि किसी बात पर भड़क उठे। वे किसी की बात पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ताकि कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन आज उन्हें लगा कि जैसे पानी सर से ऊपर चला गया है, इसलिए उनका गुस्सा भी फूट पड़ा और बोले, देखो रोहन, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे साथ सहज नहीं हो। कभी भी किसी भी बात को लेकर कुछ भी बोल देते हो। तुम अगर कुछ कहते हो तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरी पत्नी और बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे कहने पर तुम्हारी बहन यहाँ आई थी और उसका अपमान मुझे अपना अपमान लग रहा है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम आज जिस मुकाम पर हो वहाँ तुम खुद से नहीं पहुँचे हो। तुम्हें बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का योगदान है। एक व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाए लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता, और जो ज़मीन छोड़ देते हैं वह आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते मोहनलाल जी गुस्से से हाँफने लगे। सारे घर के वातावरण में स्तब्धता छा गई। उनका ऐसा रूप उनके बेटे रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ सांस लेने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, रोहन, परिवार ही हर व्यक्ति की ज़मीन होती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। होश संभाला तो अपने बड़े भाई को ही अपने पिता के समान माना। तुम्हारी दादी के अंतिम समय तक मैंने और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा की, यह तो तुमने भी देखा था। तुम्हारी बुआ जी जिन्हें कैंसर हो गया था, 6 महीने तक अपने छोटे से घर में रखकर मैंने उनका इलाज करवाया, और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। आज जब हम लोग तुम्हारे घर केवल 10 दिन के लिए आए हैं तो वह 10 दिन भी तुम्हें भारी पड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग तुम्हें अपनी पत्नी के स्टैंडर्ड से छोटे नज़र आने लगे हैं, इसलिए तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। तभी रोहन गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में मैं जो कुछ भी हूँ वह मेरी अपनी उपलब्धि है, और यदि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो इसमें दुनिया से कोई अलग काम नहीं कर दिया, वही किया है जो सभी करते हैं। ऐसा कहकर रोहन बिना खाना खाए अपनी नौकरी पर चला गया। शील जी चाहकर भी उसे खाना खाने के लिए नहीं कह सकी। मोहनलाल जी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है, लेकिन आज वे अपने आप को एक अनचाहा अपरिचित अतिथि महसूस कर रहे थे। परंतु कर भी क्या सकते थे। ट्रेन की रिजर्वेशन जो 10 दिन बाद की थी, मोहनलाल जी उनकी पत्नी, बेटी और नातिन एक तरह से अपने होठों को सी चुके थे। ना कोई बातचीत, ना कोई विचार विमर्श। एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन शाम को रिया और रोहन दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। रोहन के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी था। आते ही डिब्बे को उसने अपनी भांजी विधि के हाथों में थमा दिया, जिसमें उसके लिए तोहफा था, और पॉलीथीन का पैकेट अपने पिताजी के हाथों में थमाते हुए कहा, पिताजी, आज सुबह के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके लिए जलेबी लाया हूँ। ऐसा कहते हुए उसने डबडबाई आंखों में थमी हुई आंसू की बूंद को पोंछते हुए अपने पिता के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तब आप मेरे बाल सहलाया करते थे। क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? इतना सुनते ही मोहनलाल जी की आंखों में से आंसू आ गए। तभी दरवाजे की बेल बजी और रिया ने दरवाज़ा खोला। तभी 2 आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर अंदर आए और उस डिब्बे को खोलने लगे। उसमें एक एसी था। देखते ही शील जी बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, तुमने इतने पैसे बर्बाद क्यों किए? तभी रिया बोली, माँ जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है।
आप लोग यहाँ आए तो मुझे प्रमोशन लेटर भी मिल गया। अब मेरी सैलरी दुगनी हो गई है। अब आप एसी वाले कमरे में ही रहेंगे। तभी रोहन बोला, पिताजी, आपने मुझे कल सुबह इतनी बातें कही, लेकिन मुझे अब वह सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों नहीं डांटा? बचपन में तो मुझे जड़ से डांट देती थी। यह तो आपने गलत किया। फिर अपनी बहन की तरफ जाकर बोला, मेरे कहने पर केवल टेंसुएं बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक थप्पड़ लगा देती थी और मैं सीधे रास्ते पर आ जाता था। तुमने भी अपना व्यवहार मेरे लिए बदल लिया। कुछ भी नहीं कहा और खुद रोने लगी। यह तो पिताजी मुझे ना डांटते तो मुझे अपनी गलती का एहसास ही ना होता। ऐसा कहते हुए रोहन ने अपने पिता के घुटनों के बीच अपना मुंह छिपा लिया। मोहनलाल जी उसके सर के बालों को काफ़ी देर तक सहलाते रहे। अभी वह अपने पिता की शीतल छांव में और माँ के वात्सल्य की बारिश में भीग ही रहा था कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी शर्ट खींची। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भांजी विधि रोते हुए बोली, मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। तभी रोहन बोला, वैसे एक बात कहूँ, तुम चिल्लाते हुए ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, रोते हुए नहीं। उसके ऐसा कहते ही घर का आंगन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।